MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त कत्लेआम मचा हुआ है और शहबाज सरकार भाग रही है, शहबाज डर रहे हैं और मर्डर कितने कर दिए सेना ने, पुलिस ने 280 से ज्यादा। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, जबरदस्त प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे हंगामा हो रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं। दर्शकों, दुनिया भर में कहा जा रहा है मुनीर जनरल डायर बन गया। एक गली में सारे प्रदर्शनकारियों को घेरा गया और गोलियां बरसाई गई। सुनिए जरा वहां के लोग क्या दावा कर रहे हैं। लेनी थी वो 2 बड़ी हुई हैं, सिर्फ आप लोग पीछे से आओ। गुजरांवाला, सादो की, शेखुपुरा, सारे दोस्त, कोई भी नहीं, मरीज के छोड़ के कोई नहीं गया, सब गलियों में है। जिनने शहादत लेनी थी वो 200-300 ले चुके। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, उस्मान भाई, उमर भाई, आप आगे ये मैसेज फॉरवर्ड कर। बड़ी हुई है, सिर्फ आप लोग पीछे से आओ। गुजरांवाला, सादो की, शेखुपुरा, सारे दोस्त, कोई भी नहीं, मरीज के छोड़ के कोई नहीं गया, सब गलियों में है। जिनने शहादत लेनी थी वो 200-300 ले चुके। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, उस्मान भाई, उमर भाई, आप आगे ये मैसेज फॉरवर्ड कर। बड़ी हुई है, सिर्फ आप लोग पीछे से आओ। गुजरांवाला, सादो की, शेखुपुरा, सारे दोस्त, कोई भी नहीं, मरीज के छोड़ के कोई नहीं गया, सब गलियों में है। जिनने शहादत लेनी थी वो 200-300 ले चुके। और इसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये गाड़ी आ रही है और इसमें जबरदस्त गोलियां बरसाई जा रही है, ये आप देखिए। और यही कहा जा रहा है कि ये जनरल डायर की हरकत कर रहा है मुल्ला मुनीर। देखिए जरा क्या लोग कह रहे हैं। ये देखे स्लेट फायर में आ रही, ये देखे नाज़रीन, ये स्ट्रेट फायर मारती है। ये देखे स्लेट फायर में आ रही, ये देखे नाज़रीन, ये स्ट्रेट फायर मारती है। ये देखिए किस तरह से वो बता रहा है। और इधर पुलिस ने आग लगा दी है। कहां पर आग लगा दी है? जहां पर प्रदर्शन हो रहा था, तहरीक लब्बैक यहीं पर प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस ने इस पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया। बताता हूं दर्शक, वहां पर लोग मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि कितना गंभीर ये मामला हो गया था और सेना ने, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की है। सुनिए जरा। ये है जी रिजवी साहब का, जिधर इन्होंने मजमा लगाया हुआ था, भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, जल गए हैं। ये हालात हो गए हैं जी। माशाल्लाह देखें, पुलिस ने भगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, कमाल कर दिया पुलिस ने। फायरिंग अभी भी चल रही है, फायरिंग की आवाजें आप सुन रहे हैं। मौलवी अभी भी छुपे में है, बाहर नहीं आ रहे। ये है जी रिजवी साहब का, जिधर इन्होंने मजमा लगाया हुआ था, भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, जल गए हैं। ये हालात हो गए हैं। देखा आपने, ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर सब लोग भाग गए, लेकिन किस किस को गोली मारी गई है दर्शकों अब मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे गोलियां बरसाई गई हैं देखिए। यह है 7 और इसी की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा था। दावा किया जा रहा है कई साथियों को गोलियां मारी गई हैं और 7 रिजवी भी गोली लगने की वजह से घायल हो गया है। तो यह दावा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कहां पर
इस समय गोलियां बरसाई जा रही हैं। कहां जल रहा है पाकिस्तान, आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए पाकिस्तान कहां कहां पर जल रहा है। सबसे पहले मुरीद के आपको नजर आ रहा होगा, शेखपुरा, लाहौर में तो जबरदस्त आगजनी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लामाबाद, फिरोजपुर और कराची तक में प्रदर्शन बहुत तेज हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं और टीएलपी उनके लिए भस्मासुर बन गई है। रिपोर्ट देखिए। 4 दिन पहले जब बरेली में कट्टरपंथियों पर योगी का लठ बरसा तो मुस्लिमों ने हाय तौबा मचा दी। आज वही मुस्लिम चुप हैं जब मुनीर और मरियम ने बरेलवी कट्टरपंथियों की पाकिस्तान में लाशें बिछा दी हैं। यहां बरेली वाले, वहां भी बरेलवी, लेकिन योगी ने बताया गोली से नहीं, कट्टरपंथी बस डेंटिंग पेंटिंग से ठीक होते हैं। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। मुरीदके की सड़कें टीएलपी की लाशों से पट गई हैं, गोलियां खून से भर गई हैं। रात के अंधेरे में आज के जनरल डायर यानी मुनीर ने ऐसी गोलियां चलवाई, हर तरफ मौत ही मौत नजर आई। अब दर्शकों, पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान के हुक्मरान देश छोड़कर निकल गए। ये देख रहे हैं आप, शहबाज गाजा में शांति के लिए, सोचिए आप, पीस कमेटी की बैठक में शामिल होने गए, उनका खुद का देश जल रहा है और आखिरी मुलाकात भी ट्रॉफी चोर नकवी से की है। लेकिन इसी को लेकर कहा जा रहा है कि शहबाज चले गए पाकिस्तान छोड़कर और उनका देश जलता रहा। लेकिन इस समय पाकिस्तान में क्या हालात है? अब गाजा में शांति पर प्रस्ताव धरातल पर उतर गया है। ठीक उसी समय गाजा के नाम पर पाकिस्तान जल रहा है। लब्बैक प्रदर्शन को कुचलने के लिए मुनीर जनरल डायर बन गया है। दर्शकों, टीएलपी के प्रदर्शनकारियों पर रात में खुलेआम फायरिंग करवा दी गई, गोलियों से भून दिया गया। खबर तो यह है कि गलियों में घेर घेर कर प्रदर्शनकारियों को गोलियां मारी गई। अब तक 280 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और टीएलपी चीफ साद रिजवी को भी गोली लगने की खबर मिली है। रेंजर्स ने टीएलपी के मंच और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यही वो गाड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी इस्लामिक देश में इस्लाम के नाम पर खून की नदियां बहेंगी और शहबाज शरीफ देश को जलता छोड़कर इजिप्ट चले गए। एक्सपर्ट्स का दावा है कि पाक में कत्लेआम ट्रंप की वजह से हुआ है, क्योंकि टीएलपी पाकिस्तान के गाजा पीस प्लान पर सहमति से गुस्सा है। टीएलपी शहबाज मुनीर पर गाजा प्लान के विरोध का दबाव बना रही है, लेकिन ट्रंप के प्लान को बचाने के लिए पाक मुनीर, कैसे पाकिस्तान में मुनीर खून की नदियां बहा रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान जल रहा है और पाकिस्तान का ये गृह युद्ध कैसे खतरनाक है दुनिया के लिए, सुनिए जरा। जब एक तरफ तालिबान ने पाकिस्तान की सेना की 25 चौकियां जो हैं वो अपने कब्जे में ले ली हैं और उनके करीब 58 सैनिकों को मार दिया गया है और कुछ को पकड़ लिया गया है। उधर बलूचिस्तान के अंदर भी यही और पीओके के अंदर भी यही, यानी कि फील्ड मुनीर और शहबाज शरीफ और मरियम, इनके हाथ पैर फूल गए और इन्होंने पाकिस्तान के रेंजर्स और पुलिस को पूरी छूट दे दी गोली चलाने की। मुझे लगता है कि ये शायद इनका आखिरी डिसीजन होगा जो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, इधर शहबाज भाग गया है, मरियम को बचाने के लिए मुनीर जनरल डायर बन गया। ये कहना है साद रिजवी का, जो प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन कैसे गोली लगने से पहले वो पुलिस को भी चेताता है, सुनिए जरा। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जिस समय ये गोलीबारी चल रही थी उस समय पाकिस्तान की सड़कों पर क्या हो रहा था, ये आपको जरूर देखना चाहिए। हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता
देता हूँ वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ। और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ। तो सुना आप कैसे ये कह रहा है, बार बार कहता है कि मैं वास्ता दे रहा हूं। किससे कहता है ये आपको बताता हूं। क्योंकि एक तरफ सेना और पुलिस थी और दूसरी तरफ थे लब्बैक प्रदर्शनकारी। गोलीबारी के बाद लाहौर में भी हिंसा की आग धधक उठी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्रदर्शन तेज हो गया है। मुरीद के इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पाक के कई शहरों में रेल, सड़क यातायात सेवाएं ठप हो गई हैं। प्रदर्शन के दौरान 2 पुलिस वालों की मौत की खबर है। इतना ही नहीं, जबकि टीएलपी नेता अहमद शाह बुखारी की मौत हो गई। टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं। दावा ये, साद रिजवी को गोली लगने की खबर फैलते ही हिंसा और ज्यादा भड़क गई। मुरीद के में प्रदर्शन चल रहा है, कई शहरों में अब ये फैल गया है और टीएलपी से जुड़े लोग लाहौर, इस्लामाबाद में सड़कों पर आ गए हैं। दुकानों, बसों और गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। कई शहरों में पब्लिक पुलिस पर हमला करने लगी है, उन्हें पीट रही है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। ऑर्डर मिलते ही रेंजर्स निहत्थी पब्लिक को गोलियां मारते दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जबरदस्त पाकिस्तान में इस समय हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप, गोलियों की तड़तड़ाहट, शूट एट साइट का ऑर्डर। सुनवाइए जरा कैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं चश्मदीद की पूरी गवाही। यही है, वो बता रहा है कि कैसे हमला किया गया। सुनवाइए। रही है, यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है, यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लगते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देखे कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है। देखा, वो बता रहा है कि कैसे हमला किया गया, उसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी बस प्रदर्शनकारियों से भरी हुई है, दिखाइए जरा इसे। और कैसे खून से लथपथ हैं लोग, कई लोगों के पैर टूट गए, कई लोग जख्मी हालत में हैं, कई लोगों के सिर पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है, और ये सब एक बस में सवार होकर जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे। उनका कहना है कि हमारी जंग जारी रहेगी और वो गोलियों से डर नहीं रहे। देखिए जरा कैसे टीएलपी के प्रदर्शनकारी डांस कर रहे हैं। भाई को इधर करो यार, भाई भाई को इधर करो यार, भाई भाई को इधर करो यार, भाई। देखा, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे ये मौलाना मौलवी सीधे मुनीर को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसलिए दुनिया में कहा जा रहा है कि मुनीर जनरल डायर बन गया। सुनिए जरा। की सबसे ताकतवर कुर्सी पे बैठने वाले सैयद आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। आज आपको वो मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान की अवाम पे गोलियां चला रही है। ये पाकिस्तानी कौम मुलाहिजा करे कि सीधा कंटेनर के ऊपर ये सीधी फायरिंग हो रही है। अब ये पूरी दुनिया के सामने है कि ये सामने इनमें कोई आपको मुसल्ला नजर आ रहा हो।
आंखों के सामने देखिए, निहत्थे लोगों के ऊपर ये सीधा 3G के फायर है। पूरी कौम बाहर निकल आए। कब निकल के आओगे खुदा के बंदो? कराची से लाहौर तक जहां भी हो बाहर निकल। सुना आपने, सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान बार बार गलती कर रहा है और लोगों का दावा है कि गाजा में शांति की बात को लेकर शहबाज उछल रहे हैं, लेकिन उनका खुद का देश जल रहा है। गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान ट्रंप का साथ ना दे, ये टीएलपी मांग कर रही है और मुनीर शहबाज गाजा पीस प्लान का विरोध करें। टीएलपी का दावा है कि गाजा प्लान फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात है। शहबाज मुनीर ने इजराइल के आगे घुटने टेकने बंद कर देने चाहिए, ये टीएलपी कह रही है। पाकिस्तान पर इजराइल को फायदा पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं और टीएलपी इसी समझौते के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन टीएलपी क्या है? और यह है साद, इसी को गोली लगी है 3 गोली। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक कट्टरपंथी इस्लामी समूह है। टीएलपी को पाकिस्तान सेना का पिट्ठू माना जाता है, जो सेना के इशारे पर सरकारों को घेरते रहने का काम करते हैं। 10 साल पहले बरेलवी सुन्नी गुट ने इसकी स्थापना की और 2018 में इसी टीएलपी ने नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर फेंक दिया। टीएलपी ने इमरान खान को सत्ता में आने के लिए काफी मदद की थी। 2021 में इसी टीएलपी ने इमरान को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम छोड़ दी। अब यही टीएलपी शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और दावा किया जा रहा है कि इन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, इधर टीएलपी का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और उधर पाकिस्तान में आप देखिए जरा, लाहौर जल रहा है। लाहौर के कई इलाकों से वीडियो सामने आया। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप, पाकिस्तानी रेंजर्स की पिटाई शुरू हो गई। यानी जो लोग विरोध कर रहे थे अब रेंजर्स पर बरस पड़े। दिखाइए जरा। देखा कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स की पिटाई की जा रही, लेकिन अब पाकिस्तानी रेंजर्स को आखिरी वार्निंग दी जा रही है और टीएलपी के प्रदर्शनकारी उनके बीच में पहुंच गए। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। इनको महफूज, ये है वो रेंजर के लोग जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया है। अब ये हमारे आसार में है और हमारे कायदीन का ज़रफ़ देखे कि वो पुरअमन तरीके से इनको महफूज पनाह दे रहे हैं। हम तो इनको भी कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये है वो रेंजर के लोग जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया है। अब ये हमारे आसार में है और हमारे कायदीन का ज़रफ़ देखे कि वो पुरअमन तरीके से इनको महफूज पनाह दे रहे हैं। हम तो इनको भी कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये है वो रेंजर के लोग जिन्होंने हमारे, देखा आप कैसे ये दावा किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान जो जल रहा है उसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा। हेलीकॉप्टर यूज करके अब प्रोटेस्टर्स पर जो टीएलपी की प्रोटेस्ट हो रही है लाहौर और मुरीद के में सैकड़ों की तादाद में इन्होंने गोलियां चलाकर लोगों को मार डाला है और ये इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की फोर्सेस कर रही हैं। ये शहबाज शरीफ और मुनीर की जो सरकार है, इन्होंने अपने देश को बेच डाला है अमेरिका के सामने। जिस तरह से इन्होंने समझौते का समर्थन किया वहाँ, उसी के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमास और इजराइल का समझौता हुआ है वो अमेरिका के दबाव में हुआ है और इजराइल के पक्ष में चला गया है।
तो टीएलपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि फिलिस्तीन के जो अरब लोग हैं उनकी अनदेखी की गई है। अब टीएलपी को यह भी लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार, चाहे शहबाज शरीफ हो या उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर हो, वह अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। यही टीएलपी का दुख है और वह चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस हमास और इजराइल का जो शांति समझौता है उसको सपोर्ट ना करें। तो सुना आपने, इधर कहा जा रहा है कि सपोर्ट ना करें और उधर पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ गई अफगान की सेना। मैं आपको बताऊंगा, वो तो भला हो सऊदी का जिसने पाकिस्तानियों को बचा लिया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, दिखाइए जरा। एक तरफ मुनीर घिर गए हैं पूरे और अफगानिस्तान की सेना ने मुनीर को फिर से ललकारा है। ये नया वीडियो जारी किया है, सुनिए जरा। बताता हूं, अफगानिस्तान में सैनिकों का स्वागत किया जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये डांस है और अफगानिस्तान कह रहा है कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया है पाकिस्तान को सबक सिखाकर। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले सैनिकों को सम्मान दिया जा रहा है। कंधे पर बैठाकर लोग उनकी रैलियां निकाल रहे हैं, देखिए जरा। देखा, अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तान को इतना पीटा कि अब वो भारत भारत चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं इन सब के पीछे भारत है। सुनिए जरा। पाकिस्तान मत रोकना, आज पूरी रात इनका मुजरा करवाओ, पूरी रात इनका आज मुजरा करवाया जाए। ऐसी की तैसी मारी है इनकी पूरी रात। इंशाअल्लाह ताला अभी भी लगे रहो। वो आगे मिन्नतें कर रहे हैं कि बस कर दो, अब ना करो, लेकिन अब ठोक के रखो। इजरायलियन ड्रोन्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर और इंडियन फाइटर जेट्स पायलट समेत अफगानिस्तान के अंदर लैंड कर चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा था, तैयार रहिएगा, मेंटली जरूर तैयार रहिएगा। और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपने ज़हन में रखें कि अब आप पे हिंदुस्तान वाली साइड से भी हमला करेंगे, ये बोल। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, अफगानिस्तान ने तो कह दिया है कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, लेकिन कैसे भारत का नाम लिया जा रहा है। तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। मुनीर हमले के पीछे भारत को जिम्मेदार बताने में जुट गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी भारत पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। दर्शक कहा कि भारत हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। अफगानिस्तान की धरती से भारत साजिश कर रहा है। अफगान सरकार भारत के हाथों की कठपुतली बन गई है और चरमपंथी समूहों को भारत से समर्थन दिया जा रहा है, जबकि तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी है। कहा है दोबारा अगर घुसपैठ की तो हम फिर से जवाब देंगे। पाक अगर बाज नहीं आया तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा सिर्फ पाकिस्तान को ही दिक्कत क्यों है। मुत्तकी ने तो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा भी है। अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है। कश्मीर पर अफगानिस्तान के इस रुख से पाकिस्तान आग बबूला हो गया है और बार बार भारत भारत चिल्ला रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का है। देखिए, असल हम तो किसके साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारी तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारी तरफ से मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान को खदेड़ने में कामयाब रहा है। अब पाकिस्तानियों के एंट्री भी बैन कर दिए। दिखाइए जरा, पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सही। तो बलूचिस्तान ने पूरी तरह से पाक की एंट्री बंद कर दी और बलूचिस्तान की एंट्री बंद करने का सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान जल्द ही टुकड़े टुकड़े होने वाला है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आज आपको बता रहा हूं मैं, योगी आदित्यनाथ ने
बुलडोजर की डिलीवरी की तैयारी कर ली है। एक दो नहीं, कितने बुलडोजर हैं आप खुद गिनिए, दिखाइए जरा। ये आप देखिए जरा, दिवाली से पहले धनतेरस पर बुलडोजर की खरीदारी हो रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कितने बुलडोजर हैं दर्शकों, आप खुद गिनिए जरा इन्हें। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये जब ट्रेन से बुलडोजर पहुंच रहे हैं तो लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले बुलडोजर की डिलीवरी अपराधियों को कपा देगी, अपराधियों की शामत आ जाएगी। आप देखेंगे कि ट्रेन में इतने बुलडोजर कहां जा रहे हैं, वो बुलडोजर कहां पर आ रहे हैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, अलग अलग फ्रेम से, अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, ये टॉप एंगल का व्यू है जिसमें बुलडोजर की डिमांड बढ़ गई है बताया जा रहा है। और ये बुलडोजर की डिमांड बढ़ना यानी अपराधियों और बदमाशों की शामत आ गई है। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हाल ही में बरेली संभल में हुआ, लेकिन उस पर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव लगातार एक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब एक्शन की तैयारी कहां पर की जा रही है, दिखाइए जरा। बनारस में 40 मीटर का लेन है और इसे करने के लिए पूरी तैयारी है। इसको चौड़ा किया जाएगा और यहां पर बुलडोजर एक्शन जल्द ही लिया जाना है। मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रांतीय खंड वाराणसी में जमा करने। ये आपने देखा दर्शक, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन अब संभल, बनारस, इटावा हर जगह एक्शन हो रहा है और इस पर सियासत गंभीर हो गई है। यूपी में दिवाली पर बुलडोजर धमाका होने वाला है। माफिया अपराधियों की अवैध संपत्तियों का सफाया होने वाला है, क्योंकि एक दो नहीं, यूपी में 100 से ज्यादा बाबा के बुलडोजर की डिलीवरी हो रही है। दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। ना इधर की ना उधर की, यूपी में दंगा, हिंसा और जहां जहां नफरती तेवर, वहां फिर से चलने वाला है बाबा का बुलडोजर। देखते जाइए, धनतेरस पर बुलडोजर की पूजा होने वाली है। इस बार की दिवाली धमाकेदार होने वाली है। दर्शकों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बुलडोजर की खेप उत्तर प्रदेश में क्यों आई है, कहां से आई है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये है बुलडोजर, इतने बुलडोजर आ रहे हैं दर्शक। योगी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रही है। शहर शहर बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है और विरोधियों की इस पर भी नजर है। मामला कई दफा कोर्ट पहुंचा, लेकिन बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा। बनारस में क्या हो रहा है, सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद पर एक्शन शुरू हो चुका है। अब अवैध रूप से बने 80 मकानों पर कार्रवाई होनी है और 2 दिन पहले 40 मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद एक्शन शुरू होगा। और इटावा में दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर भी कार्रवाई होनी है, इसलिए खबर है बुलडोजर आए। मकान दुकान को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। रास्ते को चौड़ा करने को लेकर भी निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। इसके लिए दुकान मालिकों को मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन भी सख्त है और 6 तहसीलों में हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जे चिन्हित किए गए। करीब 200 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं और इन पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी दर्शक। लेकिन खबर है अभी कि सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर यहां पर आएंगे, लेकिन कैसे, खबर आने से पहले ही इस पर सियासत होने लगी। बुलडोजर की चर्चा सबसे ज्यादा बरेली हिंसा के बाद से है। यहां हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर के करीबियों पर एक्शन हुआ। आरोपी नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया
और अखिलेश यादव ने गरीबों और मुसलमानों के खिलाफ बताया। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर वाली है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन रहा है। वहीं ओवैसी भी बरेली संभल बुलडोजर एक्शन में कूद पड़े। ओवैसी ने कहा बुलडोजर एक्शन पूरी तरह गलत है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का यूपी में पालन नहीं हो रहा है। साथ ही कहा कि आप पूरे के पूरे घर को ही गिरा दे रहे हैं। अगर 1-2 नहीं 10 से 20 घर गिर रहे हैं या गिराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप देश को बुलडोजर से नहीं चला सकते, देश संविधान से चलेगा, कानून के शासन से चलेगा। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ पर वो हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे निशाना साधा जा रहा है, सुनिए जरा। जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है, ये तो कोर्ट का काम है और आप उसको सजा दिलाइए ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 10-10 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने का काम करें। अब मैं आपको बताता हूं योगी का बुलडोजर मॉडल कैसे एक्शन में आ गया और ये एक्शन कब से कब तक कैसा हुआ है। आइए जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। ये आप देखिए, यूपी में करीब 67,000 एकड़ जमीन पर मुक्त किया गया है बुलडोजर कार्रवाई से। सरकारी जमीन पर माफियाओं ने अवैध कब्जा किया था और उस जमीन पर गरीबों के लिए घर का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही जमीन पर खेल के मैदान बनाए गए हैं, जिसके बाद योगी मॉडल का असर पूरे देश में होने लगा है दर्शक। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 23 में कार्रवाई बहुत तेज हुई। इस साल 1,53,820 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। इसमें खासकर भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। हालांकि 2024 से 25 की अब तक कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। कई जगह पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही योगी सरकार ने बॉर्डर ड्राइव भी शुरू की है और इसके तहत लखनऊ से नोएडा तक बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस एक्शन को लेकर आज हमने लोगों से भी बात की है, वो इस पर क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ऑब्वियस सी बात है, लोग आके घर कहीं भी बसा लेंगे, चीजें रहेंगे, फिर उसके बाद वो वहाँ कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उखाड़ कर हटाया ही जाएगा, तो उन्हें हटाना ही उचित है। जब विकास की योजनाएं तेजी से चलती हैं तो उन सब में ये सहायक होता है, उस काम के लिए है। बाकी जिन लोगों को दिक्कत है, जो अपराध करते हैं, जो गुंडाई करते हैं या अवैध कब्जा करते हैं गरीबों की जमीन पे, उनको भी उससे दिक्कत हो सकती है। तो बुलडोजर से परेशानी ओवैसी को भी हो सकती है या अन्य लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को भी हो सकती है। जब से बाबा जी आए हैं तब से आप देखिए, जहाँ कहीं भी अवैध कार्य होता है वहाँ पर बुलडोजर चलता है। तो जब बुलडोजर चलेगा, जिनकी वहाँ से आमदनी हो रही है, जिनको कट बनी जा रही है, उन्हें बिल्कुल दिक्कत होगी और इसलिए दिक्कत हो रही है। बहुत सराहनीय काम है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। अगर आप लीगल तरीके से रह रहे हैं तो उसका प्रमाण दीजिए। सरकार ऐसे ही नहीं बुलडोजर चला दे रही है। देखा दर्शकों, आपने लोगों ने कहा है कि जबरदस्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बुलडोजर का एक्शन नहीं है दर्शकों, एक्शन तो जबरदस्त किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर भी शुरू हो गए और अब तो शूट एट साइट का ऑर्डर। जो बदमाश है वो सावधान हो जाए। दिखाइए जरा उन्नाव में सुपारी किलर की क्या हालत की है, देखिए जरा। इसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। बाद में बैक कर लियो। देखा आपने उन्नाव में कैसे जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं उन्नाव के बाद अलग अलग शहरों में। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और कंधे पर आ गया है अपराधी। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे एक्शन लिया गया। देख रहे हैं आप, सोनभद्र में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया है और
कार्रवाई लगातार की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। सोनभद्र के बाद झांसी में भी जबरदस्त एक्शन हुआ। लुटेरे के पैर में गोली लगी है और ये लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब तो दुर्गा फोर्स मैदान में देख रहे हैं आप, ये महिला पुलिसकर्मी, फुल फ्रेम दिखाइए कैसे एनकाउंटर किया जा रहा है। यानी यूपी में अगर बुलडोजर से बचे तो फिर दुर्गा फोर्स आपके सामने है। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अपराधी या तो यूपी छोड़ दें या फिर पुलिस उन्हें जहन्नम पहुंचा देगी। जिसकी तस्वीर मेरठ से आई। सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट मोहम्मद शहजाद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। सिर्फ मेरठ नहीं, लखनऊ, उन्नाव, मुजफ्फरनगर और झांसी में अपराधियों की झांकी निकाली गई। कोई जमीन पर तो कोई कंधों पर झूल गया और पुलिस की गोलियां खाकर लंगड़ाने लगा। मैसेज साफ है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानून का राज चलेगा, अपराधियों का नहीं। जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है और योगी आदित्यनाथ की दुर्गा फोर्स मैदान में आ गई है। यह आप देखिए, यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी का आदेश है, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद दिन रात अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। बीते 7 दिन में 10 से ज्यादा बड़े इनामी बदमाश ढेर हो गए और ऑपरेशन खल्लास अभी खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ एक रात में 7 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। राजधानी लखनऊ में पुलिस को 1 लाख के इनामी को ढेर करने में कामयाबी मिली। फिरोजाबाद में दुर्गा शक्ति पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और महिला पुलिस ने रेप की कोशिश के आरोपी का एनकाउंटर किया है। आरोपी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद उन्नाव, सोनभद्र में भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुजफ्फरनगर और झांसी में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि सीएम योगी ने कहा है यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो यूपी में कानून तोड़ेगा वो गोली खाएगा। और इसीलिए अपराधियों से कहा जा रहा है कि यूपी में अच्छे से रहें। सुनिए जरा क्या कह रही है पुलिस। काफ़ी खोजबीन के बाद मुखबिर से ये पता चला कि आज वो जो है वो 0 पॉइंट से होता हुआ ये हरदोई जाएगा। इस सूचना पर 0 पॉइंट के पास एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया। जब उसने देखा कि दोनों तरफ पुलिस से घिर गया तो वो चारों तरफ से घिरता देख के उसमें से 2 बदमाश निकले। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू की और इस फायरिंग के जवाब में प्रशास पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को गोली लगी और वो मौके पर गिर गया। एक 7 साल की बच्ची के साथ संतोष, पिता का नाम लाल सिंह, बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। बच्ची के परिजनों के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज सूचना ये मिली कि ये फतेहाबाद रोड के बगल में जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। अब जैसे ही योगी फोर्स का एक्शन शुरू हुआ, इस पर सियासत होने लगी। समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं, सुनवाता हूं आपको। रोजाना लोगों के पैरों में गोलियां मारी जाती हैं कि इनकाउंटर हो गया, पुलिस इनकाउंटर हो गया, पैर में गोली लगती है सबके, पैर से ऊपर नहीं। सब फर्जी हो रहा है। कभी व्यवस्था बदलेगी तो जरूर व्यवस्था तो ऐसा तो नहीं बनी रहे हमेशा। तो जो लोग ये गोलियां मारने वाले हैं, जो फर्जी काम करने वाले हैं, ये सब जेलों में होंगे, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा बाहर। अब मैं आपको दिखाता हूं, इधर बुलडोजर एनकाउंटर और उधर छापामार कार्रवाई। मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, मीट कारोबारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, बरेली, संभल, गाजियाबाद और हापुड़ में भी रेड की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जबरदस्त कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे अब एक्शन लिया जा रहा है, कैसी कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर कैसे उत्तर प्रदेश में छापा मारा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। मीट कारोबारियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इनकम टैक्स और जीएसटी टीम ने यूपी के 4 शहरों में रेड की। 100 गाड़ियां लेकर टीम संभल, गाजियाबाद और बरेली पहुंची है।
गाजियाबाद और संभल में इमरान ब्रदर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया है। दोनों भाइयों का 1000 करोड़ का कारोबार है। तो वहीं बरेली में शकील कुरैशी की कंपनी पर छापा मारा गया है। संभल में इंडिया फ्रोजन की बिल्डिंग का मालिक शकील कुरैशी है। शकील ने 2003 के करीब कारोबार की शुरुआत की और उसके ग्रुप की कंपनियां मिडिल ईस्ट में अपने प्रोडक्ट्स को भेजती हैं। हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासीन के यहां भी रेड चल रही है। और इतना ही नहीं, हापुड़ में कारोबारी असलम कुरैशी के घर पर भी छापा मारा गया है। ये दोनों हाजी यासीन की कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और ये जांच आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे, खबरों में आपको दिखाते हैं। गाजा में शांति है और आज पूरी तैयारी की गई। दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ट्रंप को लेने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे हुए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। कैसे डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए और आज पीस यानी शांति स्थापित की है। और आज इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान भी दिया है और इसी सम्मान को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप शानदार और खूबसूरत दिन है, ये गेस्ट बुक में लिखा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए थे। शानदार और खूबसूरत दिन इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि आज शांति स्थापित की जा रही है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कैसे अलग अलग जगह पर जहां बंधक बने हुए थे, कई महीनों से वो परेशान थे, कैसे उन्हें छोड़ दिया गया। ये आप देखिए, हमास ने पहले 7 बंधकों को रिहा किया और इनके चेहरे की खुशी आप देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं। यह है एहतान मोर, जिसको हमास ने रिहा किया है और ये काफी खुश है। इसके चेहरे की खुशी आपको दिखा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, कई लोग हैं जो एक के बाद एक रिहा हो रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। ये जुड़वा भाई हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये देखिए, रिहा हुए बंधकों से नेतन्याहू ने मुलाकात की, डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है, बातचीत की है, क्योंकि कई दिनों से इन्हें बंधक बनाया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे इजरायली संसद को संबोधित करने के लिए, लेकिन वहां पर जबरदस्त हंगामा होने लगा और यह हंगामा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप आज जैसे इजराइल की धरती पर उतरे, हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू कर दी। 2 साल बाद हमास की कालकोठरी से जैसे ही बंधक छूटे, परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। सीजफायर के लिए इजराइल ने ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान दिया। वहीं इजराइल की संसद में ट्रंप का विरोध हुआ। सवाल ये कि क्या ट्रंप की कोशिशों से गाजा में परमानेंट शांति आ जाएगी या फिर हमास की हथियार ना छोड़ने की जिद जंग को और भड़काएगी। Is the war now officially over? Do you have any message, Mr. President? अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी शांति की तैयारी की और इसको लेकर आज सफलता भी मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इजराइल पहुंचे। इसी के साथ इजराइल हमास के बीच शांति प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमास ने इजराइल के सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने पहले बैच में 7 फिर 13 बंधकों को छोड़ा है। हमास ने पहले बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा, उसके बाद बंधकों को इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया। हमास के पास अब कोई जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। हमास ने आज ही 28 इजरायली शवों को भी सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया है
और 250 फिलिस्तीनी कैदियों को वापस वेस्ट बैंक में छोड़ दिया है। नेतन्याहू ने गाजा में शांति का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है और इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए कहा, ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिशें की हैं, उन्हें अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। वहीं ट्रंप ने शांति समझौते को इजराइल की जीत बताया। ट्रंप ने बंधकों की रिहाई के लिए अरब देशों के नेताओं की भी तारीफ की है। कहा, अरब देश के नेताओं ने हमास पर दबाव बनाकर बंधकों की रिहाई में बड़ी मदद की है। ये दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है और इतने सारे देश शांति के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ये नए मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक सुबह है। ट्रंप ने ईरान के साथ भी शांति समझौते के संकेत दिए हैं। कहा, ईरान के साथ शांति समझौता करना अच्छा होगा। मुझे लगता है कि हमारे पास एक मौका है और इसको लेकर आगे भी एक्शन लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। अगर यरूशलेम की प्राचीन गलियों में शांति हो सकती है तो वह हर जगह हो सकती है। यह बहुत कठिन रहा है, लेकिन यह एक चमत्कार रहा है। इजराइल के इतिहास में आज आप किसी भी समय से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत हैं। अपने पहले से लिखे भाषण से हटकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति हर्जोग से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को माफ करने का आह्वान किया। ईरान के साथ शांति समझौता करना बहुत अच्छा होगा। वे थक चुके हैं, वे बचना चाहते हैं और कुछ भी शुरू नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास एक मौका है। तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संदेश दिया है शांति का, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने क्रेडिट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। सुनवाते हैं आप। My friends, this is only... मैंने कभी किसी को इतनी तेजी से, निर्णायक रूप से और दृढ़ता से दुनिया को बदलते हुए नहीं देखा, जैसे कि हमारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप का नाम इजराइल की कहानी में लिखा जाएगा। ट्रंप का नाम पूरी दुनिया के इतिहास में पहले ही दर्ज हो चुका है। ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना ट्रंप ने किया। इजराइल ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया है। और दर्शकों, इधर शांति की बात की जा रही है, लेकिन उधर खबर है कि हमास और दूसरा कबीला आमने सामने आ गया। हमास और डॉगमूश की लड़ाई में 64 लोगों की मौत हो गई, देख रहे हैं आप। लेकिन ये मौत क्यों हुई है, क्यों लड़ाई हुई है, आइए आपको इसकी तस्वीर में दिखाता हूं। ये आप देखिए, हमास और डॉगमूश ये दो कबीले हैं और इनकी लड़ाई हो गई है। ये भी फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर ही है। यानी एक तरफ शांति और दूसरी तरफ फिर से झड़प हो रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर गाजा में एक तरफ शांति है तो ये दूसरी तरफ गोलियां कौन बरसा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल हमास के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन गाजा में दूसरी तरफ एक नई जंग शुरू हो गई। हमास और डॉगमूश कबीले के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी में 64 लोग मारे गए। मरने वालों में हमास के 12, डॉगमूश के 52 लड़ाके शामिल हैं। इतना ही नहीं, हमास की सीनियर अधिकारी का बेटा भी इस झड़प में मारा गया है। लड़ाई में एक फिलिस्तीनी पत्रकार की भी गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमास ने पहले डॉगमूश के इलाके पर हमला किया। डॉगमूश कबीले का आरोप है कि हमास ने उनके खिलाफ उनके लोगों को निशाना बना के कार्रवाई की। हमास का आरोप है कि डॉगमूश इजराइल से जुड़ा हुआ सशस्त्र संगठन है। वहीं हमास ने डॉगमूश कबीले को आखिरी चेतावनी दी। डॉगमूश कबीले के जो लोग हिंसा में शामिल नहीं हैं, वो आत्मसमर्पण कर दें, वरना उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। डॉगमूश का मतलब होता है तुर्की में जन्मा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में ये लोग तुर्की से गाजा आ गए थे। कबीला गाजा सिटी के साबरा तेल अल हवा में बसा हुआ है। डॉगमूश गाजा में बड़े घरानों में गिना जाता है, जो अब हमास से लड़ रहा है। डॉगमूश पर अलकायदा के करीबी होने के भी पहले आरोप लगे। गाजा में डॉगमूश हमास के बीच कई बार संघर्ष भी हो चुका है, लेकिन अब यहां एक तरफ शांति है और दूसरी तरफ एक और लड़ाई हो रही है। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको आज बिहार के चुनाव में क्या हो रहा है इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो पहली खबर आपको बता रहा हूं, क्या लालू परिवार फिर से जेल जाने वाला है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी और मुकेश सैनी,
तीनों में सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है, दूसरी तरफ लालू परिवार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। आज लालू परिवार दिल्ली में मौजूद था और दिल्ली में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव पहुंचे हुए थे भ्रष्टाचार के केस। आज लालू परिवार की पेशी हुई है और पेशी के बाद मुश्किल में फंस गए, लेकिन इधर बीजेपी के नेता बिहार वापस आ गए क्योंकि सीट शेयरिंग पर सब कुछ अच्छा हुआ है और आज बीजेपी की तरफ से यही दावा किया गया कि अब चुनाव जीत पर फोकस किया जाएगा। लेकिन अब पीके भी पूरी तरह से चुनाव में आ गए, अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस मामले में जन स्वराज पार्टी बहुत आगे चल रही है। रिजर्व हुआ 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है, उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग। बिहार में चुनाव सिर पर है, महागठबंधन चौतरफा मुश्किलों में है। इंडी में सीटों पर कोई बात नहीं बन पाई। इस बीच गठबंधन का बड़ा परिवार मुश्किल में है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों गंभीर संकट में हैं। कोर्ट ने तीनों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश में केस चलाने का आदेश दे दिया है। कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। आदेश कोर्ट का है, लेकिन तेजस्वी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं क्योंकि लालू परिवार के लिए संकट छोटा मोटा नहीं। कोर्ट ने लालू पर तो भ्रष्टाचार का केस चलाने का आदेश दिया है, तो सवाल ये कि क्या लालू परिवार की मुश्किल और बढ़ने वाली है। सवाल ये भी क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में भी फैसला आने वाला है, जिसे कोर्ट ने केवल अगले महीने के लिए टाला है। वो सारे घोटाले में भी पहले आरोपी रहे और अभी ये जो आपको जॉब दे देंगे, आप अपनी जमीन दो, इस पे भी आरोप तय हो रहे हैं। तो इसका मतलब उनका तो काम करने का अंदाज अलग था। गुंडाराज आज भी बिहार में लोगों को याद है। एक तरफ लालू परिवार मुश्किल में फंस गया है और दूसरी तरफ चुनाव भी सर पर आ गया। लेकिन एक बात आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह की जल्द एंट्री होने वाली है। 16 तारीख को बिहार में आएंगे। उससे पहले बिहार में महागठबंधन की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। लालू यादव का पूरा परिवार मुश्किल में फंस गया है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर IRCTC घोटाले का केस चलेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने घोटाले के आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। IRCTC के टेंडर में लालू का हस्तक्षेप था और इस टेंडर से लालू परिवार को फायदा हुआ। आरजेडी के लिए यह फैसला परेशानी का सबब बन सकता है। आरजेडी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरोप तय होने के बाद लालू परिवार तिलमिला गया है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा, जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। 1 महीने पहले अमित शाह ने हमें धमकी दी थी, कहा था हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते हैं। अमित शाह को बाहरी बताया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार में चुनाव जबरदस्त चलने वाला है। लेकिन लालू परिवार कैसे फंस गया है, आइए जरा आपको बताता हूं। लालू यादव पर IPC के तहत केस चलेगा। धारा 420 में धोखाधड़ी का केस चलेगा। अब ये धारा BNS में हो गई है, लेकिन ये पुराना मामला है, इसलिए IPC चल रहा है। राबड़ी और तेजस्वी पर भी धोखाधड़ी का केस चलेगा। लालू पर IPC की धारा 120B का केस भी दर्ज है, जिसमें आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी पर भी आपराधिक साजिश के आरोप लगे। लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगा है, जिसमें लालू यादव पर भ्रष्टाचार करने का केस चलेगा और अगर आरोप साबित हो गए तो तीनों को 7 साल की सजा होगी। IRCTC का घोटाला है क्या? यह 2005 और 6 के बीच का है दर्शकों। लालू यादव उस दौरान रेल मंत्री थे और उनके रहते हुए घोटाला हो गया। रेलवे ने कोचर बंधुओं को 2 होटल लीज पर दिए। आरोप है कि बदले में लालू यादव को पटना में जमीन मिली। पटना की 3 एकड़ जमीन सबसे पहले DMCL को दी गई।
2 करोड़ की जमीन DMCL को केवल 1.5 करोड़ रुपए में दे दी गई। DMCL ने यह जमीन लालू परिवार की कंपनी को महज 65 लाख रुपए में दे दी। आप सोचिए जरा, जबकि पटना के बेली रोड की एक जमीन करोड़ों की कीमत की थी। CBI ने जांच की और 5 पर FIR दर्ज की, 12 ठिकाने पर छापा मारा। इसी मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी पर केस चलेगा और उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। यानी एक तरफ पूरी तैयारी है और लालू परिवार मुश्किल में फंस गया है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया जा रहा है। सुनिए जरा इस पर कैसे सियासत गर्मा गई है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं। कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मज़ा आएगा। शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है, तो अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के बने प्रतीक लालू परिवार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इसे लेकर पूरी सियासत गर्मा गई है। NDA की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, सुनिए जरा। चारा खाना, अलकतरा पीना, बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है, और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए। संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। राजनीतिक तो देखा आपने, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में कोई बहुत आगे चुनाव में चल रहा है, और वो हैं प्रशांत किशोर। उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ, वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर चुप्पी साधी हुई। अब तक प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े ऐसी चर्चा है, लेकिन प्रशांत खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ पार्टी पर छोड़ रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि प्रशांत किशोर देखो और इंतजार करो की भूमिका में है, क्योंकि जन स्वराज की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन जन स्वराज की इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। जन स्वराज ने पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार उतारे थे, अब 65 उतार दिए। जिन 65 उम्मीदवार को उतारा गया है उनमें 20 रिजर्व हैं, जबकि 45 जनरल कैटेगरी से हैं। 20 उम्मीदवार पिछड़े समाज से आते हैं। दलित समाज को 19 सीटें दी गई, मुस्लिम बिरादरी को 14 सीटें मिली, अगली जाति के 11 उम्मीदवार उतारे गए, 1 सीट आदिवासी समाज को भी दी गई है। और इसे लेकर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज की सूची को लेकर 116 नाम जो जारी हुए, उसमें 25 रिजर्व हुआ, 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है, उसमें 31 EBC समाज के लोग हैं, 21 OBC समाज के लोग हैं, और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। जिस समाज की जितनी संख्या है, उस समाज से उतने लोगों को ढूंढकर, आग्रह करके, समझाकर, मदद करके, हाथ पकड़ के लाएंगे
और उनको बिहार की इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे। देखा आपने, बिहार की पूरी लड़ाई और ज्यादा गर्मा गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है आचार्य चाणक्य से। जो इंसान कठिनाई से भागता है वो कभी सफलता को नहीं पकड़ सकता। कामयाबी का ये सूत्र दिया है आचार्य चाणक्य ने दर्शकों, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, आग से डरने वाला सोना कभी शुद्ध नहीं बनता। संघर्ष से भागने वाला योद्धा कभी इतिहास नहीं रचता। इसलिए याद रखो, तकलीफें आएंगी, तुम्हें तोड़ने आती हैं वो, बल्कि तुम्हें उसमें और ज्यादा मजबूत बनना है। भाग्य उनका साथ देता है जो साहस से लड़ते हैं। इसलिए आपको भी यही याद रखना है, साहस अपने दिल में रखना है और उसी जज्बे से काम करना है। बहरहाल भारत की बात है, मैं इतना ही। बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH